नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, त्योहार नजदीक आ रहे हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है। भारत का सबसे विशालतम त्योहार अपन मनाते हैं। सभी लोग इधर उधर घरों की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। जो इधर उधर बैठे हैं, बाहर है, स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल की छुट्टियां हो जाती है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, लाइब्रेरी की छुट्टियां हो जाती है, कोचिंग क्लासेस की छुट्टियां हो गई, सारे के सारे घरों की ओर लौट रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सबकी दीपावली अच्छी हो। आप सबसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर है। बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, आप अच्छे से तैयारी में लगे रहे। और एनसीईआरटी की जो 11-12 की बुक है भूगोल की, उन 4 बुकों को, 2 प्रैक्टिकल की 6 बुकों को अच्छे से पढ़े। अब बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, एक ऐसा मार्केट में माहौल भी बन गया था, भर्ती ज्योग्राफी की पोस्टें आएगी नहीं। अब बहुत अच्छी पोस्टें आ रही है। वापस अगर इधर उधर ट्रैक से भटके हो तो वापस ट्रैक पे आ जाओ और बहुत अच्छे तरीके से अपने एनसीईआरटी को आधार मानते हुए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को धार दें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है, आज की क्लास जो है वो भारत भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। लैब असिस्टेंट वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये। भारत भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ेंगे कि भौतिक प्रदेशों का विभाजन कैसे हुआ, भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। फिर अपन देखेंगे एक एक भौतिक प्रदेश वाइज जिसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में भौतिक प्रदेश की शुरुआत करेंगे और हिमालय प्रदेश को अपन देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक प्रदेशों में बात करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि क्लास को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। आजकल बहुत कम विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि महंगे महंगे कोर्स खरीदोगे जाके, पैसे दोगे फोगट के यूं ही, उससे बढ़िया है कल आरएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आया। आप देखोगे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनमें से 6-7 लोग ऐसे थे उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट स्टडी है। 2-3 को न कहे, उनकी बात अलग हो सकती है, बाकी मैक्सिमम टॉपर्स का यही कहना है कि सेल्फ पढ़े और अच्छे ऑथेंटिक बुक से पढ़े। तो आप सेल्फ पढ़े और ऑथेंटिक बुक 11-12 की है और उसी को आधार मान के पढ़े, सबसे बेस्ट तरीका है। फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत आपके लैब असिस्टेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासें देख सकते हो, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। लैब के लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा यूट्यूब पे 3-3 हजार रुपए से 5-5 हजार रुपए तक के लैब के लिए कोर्स अवेलेबल है। क्यों यूं फालतू के पैसे खराब कर रहे हो? इससे बढ़िया ये पैसे कहीं गौशाला में दे देना, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से सेल्फ पढ़े, 11-12 की जो बुक्स है भूगोल की उसी को पढ़े, उसी के आधार पर पेपर आएगा। और जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी, वो पार्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आप, तो मैंने करवा दिया है। लैब वाले के लिए पर्याप्त है, 99% अच्छा कंटेंट मैंने दिया है, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स करके मैंने पढ़ाया है, तो आप वहां से क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात वापस दोहरा रहा हूं, कहीं जाके कोर्स खरीदे नहीं, फ्री में पढ़े। द लैब असिस्टेंट के लिए द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप क्लासें देके, फ्री में देके आराम से। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें, आपको पूर्ण रूप से आजादी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों। अब आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, वो अपना टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। अपना टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत का भौतिक स्वरूप है वो ऐसा तो है नहीं एकदम सा बना, ऐसा भी नहीं है बहुत एक प्रत्यक्ष रूप से देखा किसी ने कि ये भारत बन रहा है ना। जो भौतिक स्वरूप है, लैंडफॉर्म है भारत के, इन फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उनमें भौतिक स्वरूप में अपन ने देखा कि भौतिक स्वरूप बनने में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, प्लेटों में 3 तरह का संचरण होता है, अपसारी संचरण, अभिसारी संचरण और एक होता है पार्श्ववर्ती संचरण। तो जो अभिसारी संचरण हुआ था, अपन ने देखा था एक प्लेट दूसरे प्लेट के सामने जाके भिड़ती है, तब क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के सामने जाके भिड़ती है
तब होता है अभिसरण। क्या होता है? अभिसरण। और अभिसरण में जब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने भिड़ती है तब जो बाहरी प्लेट होती है वो भूगर्भ में चली जाती है। वो कहाँ चली जाती है? भूगर्भ में चली जाती है। 45 डिग्री के एंगल पे वो जाके मुड़ जाती है और अंदर जाके दुर्बलता मंडल में जाके वापस लावा बन जाती है। और जो हल्की प्लेट होती है, हल्की प्लेट का क्या होता है? ऊपर, हल्की प्लेट ऊपर आके क्या कर लेती है? उसमें वलन पड़ जाते हैं। हल्की प्लेट में वलन पड़ जाते हैं और वलन पड़ता है तो इस वलन से किसका निर्माण होता है? पर्वत का। और वो भी कैसा पर्वत? वलित पर्वत। तो प्लेटों के अभिसरण से, प्लेटों के अभिसरण से, प्लेटों के अभिसरण से पर्वतों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण। और इसी स्वरूप में सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है भारत की, भारत का जो सबसे पहला प्रदेश है हिमालय, हिमालय का निर्माण भी कुछ अभिसरण से ही हुआ है ना। तो अपन देखेंगे भारत के मुख्य भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। अगर बात करें भौतिक प्रदेशों की तो भौतिक प्रदेशों का विभाजन भारत का इस प्रकार है। सामान्य तौर पे भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेश है? 6। सबसे पहला उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला या हिमालय प्रदेश, उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला या हिमालय प्रदेश, नंबर 1। तो देखिए हिमालय प्रदेश कौन सा है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पे इस रीजन में, ये जो ये कलर आपको दिख रहा है ये नंबर 1 हिमालय प्रदेश। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान या महान उत्तरी मैदान, ये 2 नंबर का उत्तर का विशाल मैदान। 3 नंबर का तटीय प्रदेश, ये तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश, ये 3 नंबर, ये भी 3 नंबर। ठीक है, पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश। फिर अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा पूरा रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वो प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा पूरा। ठीक है, ये दक्कन प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार 4 नंबर। फिर अपन देखेंगे भारत के महान मरुस्थल, ये मरुस्थल 5 नंबर। ये येलो कलर में जो दिख रहा है वो मरुस्थल अपना। ठीक है, फिर अपन देखेंगे 6 नंबर द्वीप समूह। तो इधर बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, और इधर अरब सागर में ये अपना द्वीप है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप मिनी का, इधर ये लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, ये 6 नंबर, ये भी 6 नंबर। इस वे में भारत के भौतिक प्रदेश सामान्य वे में कितने हुए? 6। सामान्य वे में भारत के भौतिक प्रदेश कितने? 6। अब 6 प्रदेशों में सबसे पहले अगर कौन सा प्रदेश बना उसकी बात करोगे तो सबसे पहले ये पठार बना। कौन सा बना? सबसे पहले पठार बना। आगे इसका क्रम दे रखा है, सबसे पहले पठार बना, फिर इसके बाद में हिमालय बना। इसके बाद में क्या बना? हिमालय बना। ठीक है, तो अब हिमालय बना तो हिमालय की बात करते हैं सबसे पहले, बाकी प्रदेशों की कंटिन्यू अपन करेंगे आगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आज अपन हिमालय, उत्तर का महान पर्वत श्रेणी या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश में मैं यहां आपको बता रहा था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में अपन ने पढ़ा कि प्लेटें जब अभिसरण करती है तब क्या बनता है? वलित पर्वत बनते हैं। इसलिए प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, अभिसरण करती है, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरण करती है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये एक तरफ तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। जब दोनों प्लेटों में अभिसरण हुआ तो भारी प्लेट थी वो नीचे धंस गई, हल्की प्लेट में वलन आ गया और यही वलन क्या बने? वलित पर्वत, यही वलित पर्वत बने। और इसी से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण भी इसी से हुआ, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? महाद्वीपीय प्लेटों में अभिसरण से। और कौन सी महाद्वीपीय प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों में अभिसरण हुआ और महान हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। बीच में जो स्थिर भाग था वो कहलाया तिब्बत का पठार। बीच में जो स्थिर भाग था वो क्या रहा?
तिब्बत का पठार इस तरफ भाग रहा, कुछ ऊपर उठ गया इस तरफ भाग, और इसके दोनों ओर क्या हो गए, वलन हो गए दोनों ओर, इधर भी वलन इधर भी वलन। ठीक है, अब हिमालय का निर्माण की अगर बात करें तो आपने पढ़ा, अपन ने क्लास में लास्ट में देखा, भूगर्भिक समय सारणी में आप देखना, आद्य महाकल्प, पूर्वजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी। नवजीवी महाकल्प में जो टर्सरी पीरियड था, टर्सरी में अपन ने पढ़ा पेलियोजिक, इयोजिक, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो हिमालय की अगर बात करें तो ओयोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन इस काल में हिमालय बना। इसमें मान हिमालय बना, इसमें मध्य हिमालय बना, इसमें शिवालिक श्रेणी बनी। ठीक है, तो पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन इस टाइम पीरियड में अपने हिमालय का निर्माण हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब अपन देखते हैं हिमालय की कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 करोड़ है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 46 करोड़ है, सॉरी, पृथ्वी की आयु 46 करोड़ है। 4.6 अरब होता है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की आयु है। अगर चंद्रमा की आयु पूछो तो 4.44 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो 0 डिग्री के नीचे थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही थी। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है। अब भी इंडियन प्लेट है वो उत्तर उत्तर पूर्व में खिसक रही है। किधर खिसक रही है? उत्तर पूर्व में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में अपन ने देखा था कि दक्षिण में एक पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हुआ, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दोनों में फिर विभाजन हुआ। वेगनर ने कहा कि इसमें महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ उसमें 2 प्रकार के बल लगे, एक तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल और एक आपका ज्वारीय बल। उनसे वापस पेंजिया के पेंथालासा और पेंजिया के जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भाग बने उनमें फिर विभाजन हुआ और वर्तमान के महाद्वीप और महासागर अस्तित्व में आए। तो उसी के आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना, इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। अंतर्जनित और बहिर्जनित बल भी अपन ने पढ़ा है। भू संचलन में अपन ने देखा अंतर्जनित बल, बाह्यजनित बल। अंतर्जनित में पटल विरूपणी और आकस्मिक बल। पटल विरूपणी में अपन ने देखा था ऊपरी मुखी, अधोमुखी, है ना, उत्थान, अवतलन, उन्मज्जन, निमज्जन, ये सारे अपन पढ़ चुके हैं। आकस्मिक बल भूकंप, ज्वालामुखी, और बहिर्जात बल अनाच्छादन, अनाच्छादन में अपक्षय, अपर्दन, ये सारे होते हैं। फिर निक्षेपण की क्रिया होती है। फिर इनको करने वाले बाह्य कारक आपके बहता हुआ जल, नदियां, पवने, हिमानी, है ना, भौमजल, काष्ठ शिलाकृतियां बनती है जिससे, फिर सागरीय तरंगे, ये सारे सारे बाह्य कारक है। अंतर्जात बल क्या करता है? स्वरूपों का निर्माण करता है। बहिर्जात बल क्या करते हैं? स्वरूपों को समाप्त करते हैं। इस तरह से पृथ्वी अपने आप को संतुलन रखती है विभिन्न दोनों कारकों से। ठीक है, तो इन विभिन्न कारकों से और प्लेट के क्षैतिज संचलन से क्या हुआ? भारत वो आकृति मुख्यतः अस्तित्व में आई। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूखंडों में बांटा गया। देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ शुरू में ही। एनसीईआरटी में देखोगे आप, भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा? प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक तो प्रायद्वीपीय भाग, दूसरा हो गया हिमालय, तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 ही भाग बताएं किस आधार पर? भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह के आधार पे। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखें। सबसे पहला
इन्हीं तीनों खंडों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं, फिर अपन हिमालय पे आएंगे। सबसे पहला प्रायद्वीपीय खंड, जो ये जो तीन भाग बांटे ना, शैल समूह और भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पे, इनको तीनों को एक बार देख लेते हैं, फिर अपन वापस हिमालय पे आएंगे। तो इनमें सबसे पहला है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कच्छ से आरंभ होती होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली होती हुई गंगा यमुना में मिलती है। गंगा यमुना के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसकी उत्तरी सीमा कटी फटी अवस्था में पाई जाती है। किसकी? प्रायद्वीपीय भाग की, है ना। उत्तर में आप देखो कि उत्तर सीमा कच्छ तक, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से होते हुए दिल्ली तक, गंगा यमुना तक, फिर राजमहल की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में गई, और ये कटी फटी है। इसके उत्तर पूर्व में कार्बी एंग्लोंग, वो मेघालय का पठार है उत्तर पूर्व में, किसके? प्रायद्वीपीय पठार के। फिर पश्चिम में राजस्थान इसी खंड का विस्तार है। पश्चिमी बंगाल में मालदा ब्रंश, अपन इन सबको पढ़ेंगे, एक बार ये सामान्य जानकारी इसको पढ़ लेता हूं मैं, ये सब आगे आने वाले हैं। उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय कार्बी एंग्लोंग का पठार छोटा नागपुर का पठार से अलग करता है। यह खंड मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। नाइस व ग्रेनाइट चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से बना है। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। इसमें ऊर्ध्वाधर हलचलों भ्रंश घाटियां बनी, जैसे नर्मदा घाटी, तापी घाटी, महानदी की रिफ्ट घाटियां आदि। हलचल से घाटियां बनती। अपन ने देखा अंतर्जात बहिर्जात बलों में, अपन ने देखा था तनाव मूलक बल था, जिससे भ्रंश और वलन पढ़ते हैं। ठीक है, भ्रंश भी अपन ने पढ़ लिया है लास्ट क्लासों में, आप देख लेना, प्ले लिस्ट में पढ़ी है क्लास है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसी में स्थित है। इस खंड में अवशिष्ट पहाड़ियां स्थित है, जैसे अरावली, नल्लामला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी उड़ीसा की, है ना, पूरी बात की ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है 1501 मीटर ऊंचाई की। जावादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा, ये सारे क्या है? ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वर्तमान में। अरावली भी क्या है वर्तमान में? अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये अवशिष्ट श्रेणियां पड़ी है किसमें? प्रायद्वीपीय खंड में। प्रायद्वीपीय खंड की यहाँ सचित्र बात आगे करेंगे। एक बार केवल यहाँ पे 3 खंड दे रखे, तो उनका अपन थोड़ा सा बात कर रहे हैं। 2 नंबर हिमालय दे रखा है। हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। हिमालय की संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। यह पर्वत श्रेणी वर्तमान में भी बहिर्जनित एवं अंतर्जात बलों की अंतर्क्रिया से प्रभावित है। हिमालय का निर्माण अब भी जारी है। हिमालय विश्व का युवा नवीन वलित पर्वत है। युवा अवस्था में अभी भी नवीन वलित पर्वत है, युवा अवस्था में, अर्थात इसका निर्माण अभी भी जारी है। हिमालय में देखोगे आप, हर कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद में भूकंप आता है और ज्वालामुखी आनी आदि, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय रीजन थोड़ा सा मजबूत वाला भाग है, प्रायद्वीप और हिमालय वाला भाग। हिमालय में ज्वालामुखी इसलिए नहीं आती क्योंकि चट्टानों में गहराई, मोटाई बहुत अधिक है चट्टानों की। आंतरिक लावा इस अधिक मोटाई को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। प्रायद्वीपीय भाग में भी यही स्थिति है, मोटाई अधिक होने के कारण लावा बाहर नहीं आ सकता, जबकि भूकंप यहाँ खूब आते हैं। तो भूकंप खूब आते हैं, उसका कारण, रीजन यही है कि आज भी कोई न कोई भाग किसी न किसी एक्टिव मोड पे रहता है। किसी न किसी समय कुछ न कुछ निर्माण होता ही रहता है, किसी भाग का एक्टिव मोड पे है। तो अंतर्जात क्रियाओं से अभी भी प्रभावित है, जिसमें वलन, भ्रंश और छेद बनते रहते हैं। इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी। ये पर्वत अभी भी अपनी युवा अवस्था में है। हिमालय कैसी अवस्था में है? युवा अवस्था में। यहाँ गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं, जलप्रपात आदि बनते हैं। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में आप जाके देख सकते हो, अगर भूल गए हो तो वापस। फिर उत्तर का मैदान, यह मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। एक भू अपनति होता है, भू अभिनति। देखो क्या होता है, ये जैसे मान लो ये संरचना, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये तो है अपनति, ये क्या है? अपनति। और ये गहराई वाला है, ये अभिनति। तो ये जो मैदान है वो अभिनति गर्ती है। फिर बाद में गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसमें निक्षेप लाके जमा कर दिए गए और मैदान धीरे धीरे उभर कर भरकर बाहर आ गया निक्षेपण के फलस्वरूप, और मैदान का निर्माण हुआ। जबकि था क्या? अभिनति गर्त था ये। इसका निर्माण हिमालय निर्माण क्रिया से तीसरे चरण में 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसके जलोढ़ मैदानों की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है, अर्थात 1 से 2 मीटर, 1 से 2 किलोमीटर। ठीक है,
इसका निर्माण अगर बात करोगे तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। मैदानों का निर्माण कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन। अब सामान्य वे में भारत के 6 भू आकृतिक प्रदेश है। कितने हैं? 6 है। सामान्य वे में भौतिक प्रदेश कितने हैं भारत के? 6। सबसे पहला उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय प्रदेश और छठा है द्वीपीय समूह। ये 6 वही भाग है जो अभी अपन ने मैप पर देखे थे, ये वाले भाग 6 ये प्रदेश है, देखें आप। पहला हिमालय प्रदेश, दूसरा उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय तीसरा दे रखा ये तटीय प्रदेश, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा मरुस्थल और छठा द्वीप समूह। ओके, अब अपन इसमें से सबसे पहला उठाते हैं, पहले का अध्ययन करते हैं, उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला या उत्तरी विशाल पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश। ठीक है, अब अपन एनसीईआरटी बेस पर ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। वैसे तो इसका बहुत सामान्य अध्ययन करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, अथाह अध्ययन है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप से इसका अध्ययन कर रखा है, पर अपन सामान्य वे में जो एनसीईआरटी बेस से ही चल रहे हैं, शुरू से ही मैं आपको कहता आया हूं, तो एनसीईआरटी में जितना डाटा दे रखा है उसी को ही अपन पढ़ेंगे आधार मान के। ठीक है, ताकि ये गागर में सागर वाली बात हो जाए। फिर अपन देखते हैं ये प्रदेश हो गए। अब प्राचीनता के हिसाब से भौतिक प्रदेशों का अगर क्रम देखें तो प्राचीन से नवीन, मैंने आपको बताया सर्वप्रथम प्रायद्वीपीय पठार बना। सर्वप्रथम भारत की कौन सी संरचना बनी? सर्वप्रथम प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद 2 नंबर पे हिमालय बना, फिर उत्तर का विशाल मैदान बना और फिर क्या बना? मरुस्थल बना। तो इन क्रम को आप याद रखना, क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछे भारत का कौन सा प्रदेश सबसे प्राचीन है, आप कहोगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फिर कहोगे सबसे नवीनतम कौन सा है, सबसे नवीनतम बताओगे मरुस्थल। मरुस्थल सबसे लास्ट में बने। हालांकि मरुस्थल और मैदान दोनों प्लीस्टोसीन के ही है, प्लीस्टोसीन कल्प के, मरुस्थल और मैदान प्लीस्टोसीन काल के। अब अपन बात करते हैं नंबर 1, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? हिमालय की। मैंने बताया हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरित होती है तो वहां किनारों पे वलित पर्वत का निर्माण होता है। जो भारी भाग होता है नीचे धंस जाता है और बाकी भाग किनारों में क्या पड़ता है? वलन पड़ता है, मोड़ पड़ता है और एक श्रृंखला बनती है जिसे वलित पर्वत कहते हैं। और इसी स्वरूप में किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। अभी यहाँ पे अपन ने इसी बात को देखा था, एक साइड यूरेशियन प्लेट है, एक साइड में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक साइड में यूरेशियन प्लेट, दोनों में अभिसरण हुआ और यहाँ पे ये हिमालय का निर्माण हुआ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। फिर अपन देखते हैं उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां। अब हिमालय पर्वत के साथ में अपन उत्तर पूर्वी पहाड़ियां भी साथ में पढ़ेंगे। कौन सी पहाड़ियां? देखना आप, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, है ना, ये इधर वाली सारी पहाड़ियां, ये आपने मेघालय की देखी होगी, मेघालय तो इसमें पढ़ेंगे इसके साथ में, यहाँ देखी होगी यहाँ की पहाड़ियां, ये नमचा बरुआ है ना, पटकई, बुम, नागा, मसई, ये सारी सारी लुसई वगैरह, ये सारी इसमें साथ में पढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी पहाड़ियां किसके साथ में? हिमालय के साथ में। ये रीजन भी हिमालय के साथ पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो दिख रहा है ये कलर, ये 1 नंबर प्रदेश है, पूरा पूरा हिमालय प्रदेश है ना यहाँ तक। तो ये हिमालय और ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां हिमालय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक ये जो मेघालय वाला भाग है यहाँ बीच में, मेघालय प्रदेश का, वो प्रदेश पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीप रीजन के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हिमालय। इसमें पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां दोनों शामिल है, ध्यान रखना। भारत के भौतिक प्रदेश 3-4 क्लासें चलेगी, आज केवल और केवल हिमालय तक ही हो पाएगा। विस्तृत दे रखा है, आराम से पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में उतना, और आरबीसी में वो भी साथ में। ठीक है, तो आप अच्छे से किताब को साथ में रखें, कुछ चीज नहीं आए तो ऐड कर ले, अन्यथा किताब को ही बार बार पढ़ते रहे। ओके, तो अब अपन देखेंगे यहां से हिमालय की विशेषताएं।
हिमालय की कई समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसमें पार, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय की अगर बात करें तो उसमें 4 श्रृंखलाएं समानांतर। सबसे पहली कौन सी? पार या ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ये प्रमुख श्रेणियां। हिमालय की कितनी श्रेणियां हो गई? 4, है ना। सबसे पहला कहें तो ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अभी एक एक बात कर रहे हैं। फिर यह श्रेणियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर विस्तृत है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा गया है। बृहद हिमालय, ध्यान देना, इसको स्टार लगा देना। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई आपसे पूछे तो कितना किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई पूछे तो कितनी है? 160 किलोमीटर। अब अगर बात करें तो ये मान लो भारत का ये वाला रीजन है। अच्छा, यहाँ पूरी बात आएगी नहीं हिमालय की, इसमें देख लेते हैं अपन। ये देखे आप, या इसमें देख लो बोली, इसमें भी अच्छा दिखेगा। ये हिमालय, ये वाला भाग, ये पूरा है ना, ये पूरा। यहां से यहां तक अगर हिमालय की बात करोगे, ये नंगा पर्वत है, यहां से लगा के नमचा पर्वत, यहां तक अगर बात करोगे तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करोगे तो उत्तर से दक्षिण 160 से लगा के लगभग 400 तक की इसकी चौड़ाई है। 160 से 400 मीटर तक की, ठीक है। 160 से 400 160 से 400 किलोमीटर, हाँ 160 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई, और ये इसकी लंबाई। अब अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे बाह्य हिमालय है ये वाला ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां हैं, है ना। ये सामान्य हिमालय का प्रकार है। फिर अपन एनसीईआरटी के आधार पर देखेंगे। फिर वृहद हिमालय की बात करें तो ये वृहद हिमालय आ रही है, ठीक है, यहां तक। फिर वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय की बात करें तो ये मध्य हिमालय है। फिर आप बात करोगे शिवालिक हिमालय, तो ये शिवालिक हिमालय है ना। वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभार, ये वाला भाग आता है। फिर अपन पढ़ेंगे शिवालिक। ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के आधार पर चलेंगे। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब के वापस टाइप है, तो अपन एनसीईआरटी बेस पे पढ़ेंगे। ये तो यूं मैंने बता दिया आपको जानकारी के लिए। ट्रांस हिमालय ये वाला भाग है। ट्रांस हिमालय में लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। कैलाश पर्वत, यहाँ ये कैलाश चोटी है वो बाहर आ जाएगी, यहाँ पे तिब्बत वाला भाग आ जाएगा। तो अपन जो एनसीईआरटी में भाग दे रखा है वही, उसी को आपको याद करना है। एनसीईआरटी में आपके भाग दे रखा है ये। एनसीईआरटी में हिमालय के 5 भाग दे रखे हैं। पहला भाग कौन सा? कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। दूसरा हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, ये सबसे बेस्ट है और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। बुक्स के अंदर भी यही दे रखा है, ठीक है। तीसरा दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। चौथा अरुणाचल हिमालय। पांचवा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। देखिए, पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा उत्तराखंड के आसपास का हिमालय, तीसरा आप दे सकते हो सिक्किम हिमालय, चौथा आप बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश हिमालय। अगर इनको मैप के अंदर आप देखोगे तो आपको यहां दिखाई देगा, ये एनसीईआरटी के आधार पर जो दे रखा है वो पहला ये आपका कश्मीर हिमालय है, दूसरा आपका ये उत्तराखंड हिमालय, तीसरा ये आपका सिक्किम हिमालय, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश हिमालय, और पांचवा ये सारी उत्तर पूर्वी श्रेणियां। ये 5 हिमालय दे रखे हैं, ठीक है। हिमालय की 5 भाग, 5 श्रेणियां कह दो, ओके। फिर अपन एक एक को पढ़ते हैं, ध्यान से एक बार वापस देख लेना। कश्मीर हिमालय, उत्तरांचल हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां, है ना। येलो कलर दिख तो रहा है ना आपको? इस कलर से सेट कर डाल देता हूँ, शो कर देता हूँ एक बार।
कश्मीर हिमालय, उत्तरांचल हिमालय, सिक्किम हिमालय, ये सिक्किम वाला भाग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल वाला भाग अरुणाचल हिमालय, और शेष जो रही वो सारी सारी उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। 5 प्रकार एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इन्हीं 5 प्रकारों को आपको पढ़ना है। ठीक है। नंबर 1 कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आप इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के याद करना। जो कश्मीर या पहला हिमालय के भाग पढ़ा था आपने, उसमें प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर इनकी क्रम पूछे तो आप ये डालना, पहला काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये कंटिन्यू ही है। ठीक है, कंटिन्यू ही है पूरी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कंटिन्यू है। इनका उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा मरुस्थल है, उत्तर पूर्वी भाग ठंडा मरुस्थल है जो वृद्ध हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच है। अब ये काराकोरम है और काराकोरम के इधर वाला भाग ये वाला जो भाग कह सकते हो आप, ये एक ठंडा प्रदेश है। क्या? ठंडा मरुस्थल कह सकते हो, उत्तर पूर्वी भाग। एक मिनट गलत शो हो गया है। वृद्ध हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा प्रदेश है। इसके पूर्वी भाग में कश्मीर घाटी तथा डल झील वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, आप इसको यहां पे मैं शो कर देता हूं। जैसे मान लो ये पहली श्रेणी होगी काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आ जाएगी ये पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल आप समझ सकते हो मान हिमालय। कौन सी श्रेणी है ये? मान हिमालय। ठीक है, तो अब आप यहां देखना, कश्मीर घाटी और डल झील वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी और पीर पंजाल के यहां आप देखोगे कश्मीर घाटी है, यहाँ क्या है इसके? कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी और डल झील। ठीक है, वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल। उसके बाद देखना आप, यहाँ बल्टेरो एवं सियाचिन हिमनद भी इसी हिमालय में स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा मिट्टी पाई जाती है। ये हिमनद क्या है? विशाल हिमानी जाबैरी है, हिम की नदियां हिमनद है। केसर या जाफरान की कृषि होती है। कहां पे? ये आपके कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी में जाफरान की खेती होती है ना? कौन सी? जाफरान की खेती। इसके लिए स्पेशली पंपोर प्रसिद्ध है, कस्बा पंपोर क्षेत्र है ना? कश्मीर का पंपोर क्षेत्र कह सकते हो। किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। फिर इसमें महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब दर्रे आप ध्यान रखें, दर्रे हैं, दर्रे है ना, महत्वपूर्ण दर्रे। वृद्ध हिमालय में जोजिला दर्रा, वृद्ध हिमालय में कौन सा दर्रा? जोजिला। पीर पंजाल में बनियाल, पीर पंजाल में कौन सा दर्रा? बनियाल। दर्रे पास क्या होता है? दो पर्वतों के बीच के तंग रास्ते। एक तो होता है देखो घाटी, घाटी समतल होती है नीचे से, जबकि दर्रे हैं वो उबड़ खाबड़ होता है नीचे से भी। तो दो पर्वतों के बीच के तंग रास्ते कहलाते हैं दर्रे, पास। और दो पर्वत है और बीच में समतल रास्ता है तो उसे कहेंगे घाटी। घाटी विस्तृत रूप है, घाटी की तली समतल होती है, दर्रे संकीर्ण होते हैं और उबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दर्रे कौन कौन से हैं? वृद्ध हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनियाल दर्रा, जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा है ना, और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला, खरदुंगला दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रों से कोई 50 बार प्रश्न पूछा गया है, आप अच्छे से इनको याद करना। वृद्ध हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनियाल और जास्कर में फोटुला, लद्दाख में खारदुंगला। ठीक है, इनको रटे ही लगाने और कोई सहारा नहीं है।
इसमें झीलें पाई जाती है कुछ अलवणीय और मीठी, खारी और मीठी दोनों। डल और वूलर, डल और वूलर, ये तो है यहाँ की मीठी झीलें, डल और वूलर। लवणीय या खारी झीलें हैं एयर स्टेशन नजदीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, आवाज आप तक भी आई होगी। एयरपोर्ट नजदीक ही है ना, जहाँ क्लास ले रहा हूँ उसके नजदीक ही एयरपोर्ट, तो थोड़ी सी आवाज आ रही है प्लेन की। तो आप देखेंगे दर्रे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दर्रे दो पर्वतों के बीच के तंग रास्ते हैं। फिर अपन ने देखा इसमें कुछ झीलें पाई जाती है मीठे पानी की और खारे पानी की। मीठे पानी की झीलें डल और वूलर, डल और वूलर। फिर खारे पानी की झीलें हैं पांगोक्सो और सोमुरीरी, ये दो खारे पानी की झीलें, दोनों को अंडरलाइन कर लेना। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम चिनाब इस क्षेत्र को आप्यायित करती हैं। सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है, सिंधु की सहायक नदियां इसके साथ यहाँ चलती है। फिर आप देखोगे इसमें प्रमुख तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, करारे शरीफ आदि। वैष्णो माता बहुत पवित्र स्थान है, अमरनाथ बहुत पवित्र स्थान है, करारे शरीफ की दरगाह भी बहुत पवित्र है। कभी आप उत्तर भारत में जाए, कश्मीर में स्थित है ये, अमरनाथ वगैरह जाओ, वैष्णो माता कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ उत्तराखंड आप देखे होंगे खूब सारा, अभी पिछले साल त्रासदी हुई थी, इस साल भी त्रासदी हुई, वहां भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती है, ठीक है। और करारे शरीफ ये भी कश्मीर में है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसको अंडरलाइन कर देना। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है, स्पेशली गर्मियों में पूरा तंत्र है वो श्रीनगर से चलता है, कश्मीर से। झेलम नदी के तट पर स्थित है। कश्मीर हिमालय के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है, इसको अंडरलाइन करना। अनुदैर्ध्य देखिए, एक होता है अनुप्रस्थ जो चौड़ाई में ज्यादा फैली होती है, अनुप्रस्थ जो लंबाई में ज्यादा फैली होती है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ जो चौड़ाई में ज्यादा फैली होती है, अनुदैर्ध्य जो लंबाई में ज्यादा होती है। तो ये अनुदैर्ध्य घाटियां लंबाई में ज्यादा होती है, जिसे दून कहा जाता है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ना। कश्मीर में, ये कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून आदि। एक रोचक तथ्य यहाँ ये है, कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। ये पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। ये बड़ी झील झेलम नदी के लिए स्थानीय निम्नतम आधार रही है। देखिए, हमेशा नदी विसर्पाकार में कब बहती है? अपन ने पढ़ा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। प्रौढ़ावस्था के अंतिम स्वरूप में जाके नदी विसर्पाकार रूप में बहती है, पर यहाँ तो नदी युवावस्था में बह रही है। ये एक रोचक तथ्य है। युवावस्था में नदी यहाँ कैसी बह रही है? विसर्पाकार मोड में। इसका कारण क्या है? यहाँ एक पहले बहुत बड़ी झील थी, तो अब जो झील संकीर्ण हो गई है ना। डल झील जो है, यह बड़ी नदी, बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय न्यूनतम तल आधार प्रदान करती है ना। आधार तल क्या होता है? नदी अपने तल को काटती 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 एक तल ऐसा आता है, फिर नदी का लेवल, नदी के तल का लेवल और समुद्र का लेवल बराबर हो जाता है, फिर नदी अपने तल को नहीं काटती है, अर्थात नदी ने अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया। तो उच्चतम आधार तल होता है वो तो नदी का समुद्र का तल होता है, ठीक है। समुद्र के तल के बराबर होने के बाद में नदी नहीं पाटती। फिर कभी कभार नदी अपने रास्ते में झीलों में भी जाके समाप्त अपने को समतल कर लेती है, अपने को निम्न तल की प्राप्ति कर लेती है। तो कभी कभार रास्ते में झीलों में जाने से नदी निम्न तल को आधार बना लेती है, उसे स्थानीय निम्न तल आधार कहते हैं, ठीक है। तो झेलम नदी के लिए डल झील है वो निम्नतम आधार प्रदान करती है, डल झील, ठीक है। इसलिए एक रोचक तथ्य है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपन को याद रखना है। झेलम नदी विसर्पाकार रूप में बहती है, डल झील इसको निम्नतम आधार तल प्रदान करती है। अब ये हो गया कश्मीर हिमालय। दूसरा हिमालय हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। ध्यान देना, यह हिमालय पश्चिम में रावी नदी, पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। यह सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश में रावी, व्यास, सतलज, यमुना, घाघरा नदियां बहती है, बहुत सारी नदियां बहती है, बड़ा नदी तंत्र है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। सुदूर का अर्थ है उत्तरी भाग इसका,
लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है। इसमें लाहौल और स्पीति जिले स्थित है। लाहौल और स्पीति जिले स्थित है। किसमें? इस ठंडे मरुस्थल में। इसमें हिमालय के तीनों प्रमुख श्रृंखला हैं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय है। किसमें? देखो, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय में तीनों हिमालय की श्रेणी आकर मिलती है। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों आकर मिलती है। इसमें हिमालय की तीनों श्रेणी आकर मिलती स्थित है। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे नागतिबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में नागतिबा। इसमें महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर स्थित, जैसे धर्मशाला, मसूरी हिमाचल प्रदेश के, कसौली, अल्मोड़ा है ना, लैंसडाउन, रानीखेत पर्यटन स्थल है, सारे हिल स्टेशन है। ठीक है, तो भारत में वैसे ही हिल स्टेशन बहुत फेमस है। सारे हिल स्टेशनों पे कोई न कोई देवी या देवता का मंदिर है और फिर वो फेमस हो जाते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का देश है। आध्यात्मिक भावनाओं में बह जाने वाले, बहुत जल्दी बह जाने वाले यहाँ लोग लाखों की संख्या में है ना। भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, भारतीयों की एक खूबी है। तो भावनाओं के साथ में खूब सारे मंदिर बनाए हुए हैं। किसी न किसी कोने में किसी न किसी देवी देवताओं का मंदिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक दूसरा भाग हो गया आपको उत्तराखंड हिमालय। इसकी एक विशेषता याद रखनी है, यहाँ तीनों हिमालय की श्रेणी आकर मिलती है, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इनको जो लघु हिमालय है इसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा गया है और उत्तराखंड में इसे नागतिबा कहा गया। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है, इसलिए एनसीईआरटी बेस पे चल रहे हैं, तो वही तथ्य अपन को ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने। मैं अभी यहाँ पे और दूसरा वाला फॉर्मेट लेके आ जाता, सामान्य विभाजन, फिर इसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालयन, शिवालिकन, धौलाधरन, नागतिबान, महाभारतन, मसूरी, नैनीतालन इधर उधर करते, फिर वो आप भी देखते हैं एनसीईआरटी का कह के ये और कहाँ का पढ़वा रहे। तो शुरू से ही बोलता है मैं तो एनसीईआरटी बेस पे ही चलने वाला हूँ। आपको क्लासेस पसंद आए देखते रहें, अन्यथा आप प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, इसका दावा मैं कर सकता हूँ। बाकी आपको रामायण वाचनी है तो फिर रामायण के ग्रंथ बहुत है, आप मेरे को कमेंट कर लेना, मैं बुकों ग्रंथों के नाम बता दूं, वो वाचते रहो। प्रश्न वहां से भी एक उतना ही मिलता है, 50 पेज पढ़ोगे तो भी वही एक प्रश्न मिलना है, और ये 4 पेज पढ़ोगे इनमें से भी प्रश्न अपना एक मिल जाएगा। तो क्यों ना इन 4 पेजों को ही पढ़े। ठीक है, क्लास को शेयर नहीं किया कर देना। और एक मैं विशेष बात आज आपको और बोलने वाला हूँ क्लास के बीच में, इस क्लास को कम से कम आप 500 प्लस व्यू लाना आपकी जिम्मेदारी है ना। व्यू बहुत कम आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बच्चों का ध्यान है ही नहीं, है ना। तो व्यू कम से कम 500 आने चाहिए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं कंटिन्यू क्लासें ले पाऊंगा। अगर नहीं आया तो फिर मैं मेरे हिसाब से चलूंगा फिर क्लासों की, और मेरा मन कम ही हो रहा है ना। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए। भाग दौड़ क्यों लगे हुए? किताबें आपके पास है, वीडियो की क्लासें यहाँ देख लिया करो। जो क्लासें मैं दे रहा हूँ फ्री में, एनसीईआरटी बेस पे चल रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट और आपको फ्री में कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो व्यू आपको विशेष ध्यान रखना, क्लास को शेयर करके व्यू प्रॉपर आने शुरू हो जाने चाहिए। नहीं तो अब फिर देख लेना भैया, मैं अब केवल एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और फिर मैं गप्पे लगाने वाला हूँ, फिर कोई मतलब नहीं है सीरियस होकर पढ़ाने का। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखना। इस क्लास को इतना शेयर कर दो कि 500 प्लस व्यू आने चाहिए। ओके, फिर देखें इस हिमालय की महत्वपूर्ण स्थल करते हैं शिवालिक तथा दून है। दून वही अभी पढ़ा था, अनुदैर्ध्य जो घाटियां, यहाँ भी दून पाए जाते हैं। चंडीगढ़ दून, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून, यहाँ दून है ना। देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, इसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर है, चौड़ाई 20 से 22 से 25 किलोमीटर है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। इनमें खानाबदोश लोग है, खानाबदोश है वो घुमंतु प्रवृत्ति वाले, ठीक है, भोटिया जाति के लोग। ये ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल, बुग्याल कहते हैं घास के मैदानों को। किसे कहते हैं? घास के मैदान, घास के मैदान, बुग्याल, बुग्याल और प्यार। शीत ऋतु में वापस लौट आते हैं। बुग्याल ऊंचाई पर स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बुग्याल उस ऊंचाई पर स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? हिमाचल हिमालय में फूलों की घाटी। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ, हेमकुंड भी इसी प्रदेश में स्थित है। और दूसरा है भोटिया जनजाति, उत्तराखंड में
उत्तराखंड हिमालय में, उत्तराखंड हिमालय में, जबकि भूटिया जनजाति दार्जिलिंग हिमालय में निवास करती। भोटिया और भूटिया दो जनजातियां हैं, ध्यान रखना आप। एक तो दार्जिलिंग में तो भूटिया है, आसाम साइड उधर उत्तर पूर्व में, और भोटिया है वो उत्तराखंड में। ओके, फिर तीसरा आता है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग वाला भाग सिक्किम हिमालय, यहाँ भूटिया जनजाति रह रही है। कौन सी जनजाति रह रही है? भूटिया जनजाति, जो खानाबदोश है, अर्थात घुमंतु प्रवृत्ति के है। ये क्या करते हैं, गर्मियों में तो पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं मैदानों में, उन मैदानों को बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल या प्यार कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ बुग्याल, बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार, प्यार, प्यार नहीं प्यार। फिर सर्दियों में वापस घाटियों में आ जाते हैं अपने जानवरों को लेके, ठीक है। फिर तीसरा है दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय। सिक्किम के आप देखोगे पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल। इस हिमालय में तीस्ता नदी बहती है तथा कंचनजंगा चोटी भी इसी हिमालय में स्थित है। इसमें ऊंचे शिखरों पर लेपचा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। यहाँ कौन से जनजाति के लोग पाए जाते हैं? लेपचा, ध्यान रखना, सिक्किम में लेपचा। अंग्रेजों ने चाय के बागान यहाँ लगाए थे, यहाँ की दुआर इसला करतियां पाई जाती है। ये फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था 2022 में, 2022 में प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, 2022 या 2018 में। दुआर इसला करती कौन से हिमालय में पाई जाती है? तो पाई जाती है दार्जिलिंग हिमालय में, ठीक है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये मनोरंजन के लिए भी फेमस है, प्राणी जात के लिए भी फेमस है, और आर्किड जो खनिज तत्व मिलते हैं, जीवाश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। अरुणाचल हिमालय, चौथा हिमालय कौन सा है? अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय, ये हिमालय पर्वत भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है। दिफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। कांगतू एवं नमचा बरवा यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। कांगतू और नमचा बरवा, ये भी नमचा बरवा चोटी भी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भारत की लास्ट चोटी है। ये पूर्वी भारत की कौन सी? नमचा बरवा। ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरा गौर जैसी क्षेत्र में नमचा बरवा को पार करके, ये बरवा है ना, नमचा बरवा, ब्रह्मपुत्र नदी है वो नमचा बरवा को पार करके एक महागौर्ज बनाती है। गौर्ज क्या है? आपने पढ़ा, घाटी का विशाल रूप, गौर्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा दर्रे से होकर प्रवेश करती है, नमचा बरवा चोटी से प्रवेश करती है, पास में एक विशाल गौर्ज बनाती है, नमचा बरवा के पास में गौर्ज बनाती है। यहाँ की प्रमुख नदियां कामेंग, सुमनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, एक बूढ़ी दिहांग और है। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बसी जनजातियां हैं। पश्चिम में मोनपा, अबोर, मिसमी, निशी, नागा। पूर्व में जनजातियां झूम कृषि और स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती है, ठीक है। ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के आधार पर या इन पहाड़ियों के आधार पर इन जनजातियों का नाम है। तो आप देखोगे मिसमी, निशी, अबोर, है ना, ये मोनपा, ये सारी सारी पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों पे कुछ जनजातियां पाई जाती है, और यहाँ पे ये जनजातियां क्या करती है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, काटो और जलाओ। आपने देखा होगा, काटो और जलाओ स्थानांतरित कृषि करती है, स्थानांतरित कृषि। फिर आती है अपनी पूरी पहाड़ियां और पर्वतीय प्रदेश। इसका हिमालय का लास्ट पार्ट आ गया, पूरी पहाड़ियां और पर्वतीय प्रदेश। इसमें पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। आप देखोगे यहां पर ये वाले भाग, ये यहाँ अब यहाँ आ गए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण में। इसमें पटकाई बूम, नागा, देखो पटकाई बूम, नागा, नागालैंड में, नागालैंड में। मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ियां आदि कंटिन्यू है। अगर इनको देखोगे ना तो सबसे ऊपर आपकी पटकाई बूम,
पटकाई बूम, नमचा के बाद पटकाई बूम के बाद में नागा की पहाड़ियां, फिर मिजो की पहाड़, मणिपुर की पहाड़ियां, फिर मणिपुर की पहाड़ियां, और फिर लास्ट में मणिपुर की पहाड़ियां, और उसके बाद में आएगी आपके मिजो या लुसाई की पहाड़ियां, है ना। ये पटकाई बूम उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में नागा की पहाड़ी नागालैंड में, फिर मणिपुर की पहाड़ियां, फिर मिजो या लुसाई की पहाड़ियां, ये मिजोरम में। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है इनका। यहाँ ज्यादातर झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि होती है। यही झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या है? स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ। होता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, फिर उन काटे हुए पेड़ पौधों को वहीं पे आग लगा दी जाती है, और उससे जो राख होती है उससे यहाँ भूमि में उपजाऊपन मिलता है। फास्फोरस खत्म होता है पहाड़ी भागों में राख से। तो खेत को, फील्ड को साफ किया, फिर उन्हीं झाड़ियों को, पौधों को यहाँ जला दिया, जला के राख प्राप्त करके उर्वरता भी बढ़ा दी। अब ये खेती करते हैं, और खेती करते हैं 4 से 5 साल कंटिन्यू। 4-5 साल बाद करने के बाद में उस खेत को छोड़ देते हैं, अन्य स्थानों की ओर जाते हैं, खेत का स्थानांतरण करते हैं, इसलिए इसे कहा गया स्थानांतरित कृषि। इसमें खेतों का स्थानांतरण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अगर विशेषता की बात करें तो स्थानांतरित कृषि में क्या है? काटो और जलाओ, पेड़ पौधों को काटा और जला दिया, फिर खेती की, फिर खेत का स्थानांतरण किया, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ ज्यादातर झूम कृषि पाई जाती है। बशक मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है बशक। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। स्टार लगा देना, कई बार एग्जाम में पूछा है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। मोलेसिस बेसिन, ये भी इंपोर्टेंट है, देखो मिजोरम में। मोलेसिस बेसिन भी कहाँ स्थित है? मिजोरम में। मोलेसिस बेसिन होता क्या है? ये मृदुल एवं असंगठित चट्टानों से निर्मित है। मृदुल एवं असंगठित, मृदुल एक तरह से कह सकते हो ज्यादा कोई कठोर नहीं होता, वो मृदुल कहते हैं। मृदुल और असंगठित बिखरे हुए चट्टानों से निर्मित है, उसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जिसका निर्माण मिजोरम में है ना। कहाँ पाई जाती है मोलेसिस बेसिन? मिजोरम में। और लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। दोनों को याद रखना, दोनों लाइनें कोई 10-10 बार एग्जाम में पूछी गई है। मणिपुर के पूर्वी भाग में चिंदविद नदी बहती है। चिंदविद नदी, जो चिंदविद नदी की सहायक नदियां बहती है। यह चिंदविद नदी इरावदी नदी की सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में चिंदविद व उसकी सहायक नदियां बहती है। चिंदविद नदी की सहायक नदियां, चिंदविद नदी व उसकी सहायक नदियां बहती है। और ये जो चिंदविद है ये आपके इरावदी नदी की सहायक नदी है। इरावदी कहाँ चलती है? म्यांमार में, है ना। म्यांमार का पुराना नाम ब्रह्मा। म्यांमार में जो इरावदी चलती है उसकी सहायक नदी अपने यहाँ चलती है मणिपुर में, उसका नाम है चिंदविद। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आप। अब ये हिमालय के 5 प्रकार थे। ये हिमालय के 5 प्रकार, एक बार वापस देखना, एक बार हिमालय के 5 प्रकारों को वापस देखना। एनसीईआरटी के आधार पर अपन ने पढ़ा है। सबसे पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, तीसरा सिक्किम हिमालय, चौथा अरुणाचल हिमालय, और पांचवा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। ठीक है, इन 5 प्रदेशों को अपन ने देखा है। पांचों पर्वत प्रदेशों को अब आगे लास्ट स्लाइड आपके सामने, हिमालय का महत्व। हिमालय का महत्व क्या है? हिमालय का महत्व, यह भारत की जलवायु का निर्धारण करता है, जो मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है। हिमालय क्या करता है? भारत में उपोष्ण जलवायु को निर्माण करता है, मानसूनी पवनों को रोक देता है ऊपर जाने से, जिसे वर्षा भारत में ही होती है मानसूनी पवनों के द्वारा, और उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन, औषधारी पौधे, अनेक देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व सारे स्थित है। इसमें इससे अत्यधिक नदियों का उद्गम होता है, हिमालय से सदाबहार नदियां बहती है। यहाँ सेब, केसर, अखरोट, चाय, चाय बागान, ये सारे के सारे बागानी कृषि है, बागानी कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक जनजातियां गुज्जर, बकरवाल, लेपचा, भोटिया आदि पाई जाती है। ये जनजातियां अपने भेड़ बकरी खच्चरों के साथ प्रवास करती है, ऋतु प्रवास।
कौन सी करती है? खानाबदोश जनजातियां हैं, ऋतु प्रवास करती है ना। गर्मियों में पर्वतों पे चली जाती है, चोटियों पे, और सर्दियों में घाटियों में आ जाती है। ये क्षेत्र मनोरंजन और चिकित्सा पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पड़ोसी देशों की सीमाओं का निर्धारण और विवाद दोनों की स्थिति निर्मित होती है ना। और ये क्षेत्र मनोरंजन की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी मौका मिले सर्दियों में, सर्दियों की छुट्टियां हो, चाहे कॉलेज स्कूल एज की छुट्टियां हो, तब आपको उस क्षेत्र में घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। फिर हिमालय पर्वत भारत को शेष एशिया से अलग कर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। इसी कारण हिमालय के दक्षिणी भाग को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। एक विशेषता दिलाता है भारत को, इसलिए हिमालय की उपस्थिति के कारण ये विशेषता भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में आता है। उपमहाद्वीप की श्रेणी या उपमा दी गई भारत को। यह क्षेत्र जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पूगा घाटी मणिपुर में लगाया गया है, उपयोगी है। यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से यहाँ अपने भारत के भौतिक प्रदेश का पहला भाग पूरा होता है, हिमालय। एनसीईआरटी बेस से ही चलेंगे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अन्य तथ्य पढ़ने से और टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। लैब असिस्टेंट के लिए हो, चाहे सेकंड ग्रेड के लिए हो, चाहे एसआई के लिए हो, प्रश्न एनसीईआरटी से ही आएगा। अभी का ट्रेंड देख लो, आरपीसी हो चाहे आरएसएसबी हो, आरएसएसबी हो, दोनों ने एनसीईआरटी बेस से ही प्रश्न दे रही है। ठीक है, और ये जो 6 प्रदेश अपन ने निर्धारित किए थे भारत के भौतिक प्रदेश, उनमें से पहला प्रदेश अपन ने आज पढ़ा है, कौन सा? उत्तर का मान पर्वत श्रृंखला या हिमालय प्रदेश। इसका निर्माण प्लेटों के अभिसरण से हुआ। निर्माण किस युग में हुआ? अगर आप क्रम से पूछे तो आप कह सकते हो दूसरे नंबर के पायदान पे हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। मैंने बताया आपको ओलियोसिन जो नवजीवी कल्प है, उसमें आपके तृतीय कल्प में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद में हिमालय की विभिन्न जो एनसीईआरटी 5 भाग दे रखे, कश्मीर हिमालय, उसके बाद आपका हिमाचल हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, फिर पूर्व की पहाड़ियां, उनका अध्ययन देखा। वो लास्ट में देखा हिमालय की उपयोगिता, महत्वता। भारत के दृष्टिकोण से हिमालय अति महत्वपूर्ण है। ओके, ये आज की क्लास थी। ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और आज की क्लास में ज्यादा शेयर करके ये बता देना कि हम वास्तव में क्लासों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप अगर ऐसा करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं क्लासें कंटिन्यू ले पाऊंगा। अन्यथा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं वो व्यर्थ जा रही है। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।